फिर शुरू से शुरू करते हैं फिर, है ना। ओके, तो इस चैप्टर में तुम्हारे 3 रिपोर्ट्स बने हुए ना, एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स बनी हुई है, फिर एक GRI ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव फ्रेमवर्क, और दूसरा थर्ड तुम्हारा BRSR बिजनेस रिपोर्टिंग एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, राइट। तो ये चैप्टर 20 तुम्हारा स्पेसिफिकली ये 3 रिपोर्टिंग्स के बारे में बात करता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, देखो कि ना हम स्पेसिफिकली ऐसा बात करते हैं कि यार हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो करते हैं, राइट, पर उसके साथ साथ हमें ऐसा बोला जा रहा है कि तुम सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मत करो। सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मतलब से लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देता है, तो इट्स बेटर देन दैट कि फाइनेंशियल के साथ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करो, ठीक है। वो नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स के साथ नॉन फाइनेंशियल में सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा कि आप CSR के लिए क्या कर रहे हो, आपके कंप्लायंसेस के बारे में सब कुछ हो गया, बाकी आप एनवायरमेंटल लॉस के लिए ESG रिपोर्टिंग्स जो होती हैं, राइट, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में रिपोर्टिंग होती है। तो हम एंटायर फाइनेंशियल एंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आपसे मांगते हैं, दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ तक समझ में आ रहा है। उसके बाद तुम्हारा है ये ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, GRI भी एक तरीके का इनिशिएटिव है जहाँ पर हम स्पेसिफिकली फोकस करते हैं कि किस हिसाब से रिपोर्टिंग की जा सकती है, ठीक है। अगेन वो एक इनिशिएटिव ही है, क्लाइमेटिक और ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस और ये सबका मिला मिलू के, जैसे ना अलग अलग फैक्टर्स पे है उसमें, जैसे एक फाइनेंस, जैसे ऐसे मैं बोलूँ ना कि अलग अलग फैक्टर्स एज सच कि क्या क्या तरीके का कैपिटल आप लेके आ रहे हो, ठीक है। एक ह्यूमन कैपिटल की अलग रिपोर्टिंग हो जाएगी, फिर फाइनेंसिंग की, फाइनेंस वाले कैपिटल की अलग रिपोर्टिंग हो जाएगी, एनवायरमेंटल कैपिटल की अलग रिपोर्टिंग हो जाएगी, जैसे अलग अलग फैक्टर्स में डिवाइड किया गया और हर एक फैक्टर को स्पेसिफिकली फोकस देके उस पर रिपोर्टिंग करवाई गई, ठीक है। एंड लास्टली टू यू हैव BRSR इज स्पेसिफिकली बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जो आपको ये बताता है कि सस्टेनेबिलिटी हमने पढ़ा था, ठीक है, तो वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बिजनेस क्या कर रही है और हाउ इज दे टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द वर्क सस्टेनेबली, तो सस्टेनेबिलिटी कितनी फॉलो हो रही है उसकी रिपोर्टिंग, ठीक है। तो हमारे 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग है। इसमें रिपोर्टिंग तो नहीं है, ये पहले 2 तो फ्रेमवर्क है कि हाँ, बट एक तरीके का रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही है ना ये मतलब कि वो है कि इसमें अलग अलग रिपोर्ट्स नहीं है इसके अंदर, बस रिपोर्ट करने का ये हाँ तरीका है। और लास्ट वाले में लेकिन अलग रिपोर्ट्स हैं। लास्ट वाला भी एक तरीके की रिपोर्टिंग ही है ना कि हमको ये रिपोर्ट करना है, तो वो तो रिपोर्ट्स है टाइप का रिपोर्ट हो गया। हाँ, इसमें तरीके इन दोनों फर्स्ट 2 में तरीका है और नहीं BR ये वाला भी ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव फ्रेमवर्क भी एक तरीके का रिपोर्ट ही हुआ कि आप अलग से रिपोर्ट बनाते ही हो इस चीज़ की, इंटीग्रेटेड, जैसे ना जब भी तुम रिपोर्ट बनाओगे तो तुम एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाओगे और तुम एक नॉर्मल रिपोर्ट बनाओगे, ऐसा बनाओगे, तो एक तरीके का रिपोर्टिंग का तरीका भी हो गया और एक अलग रिपोर्ट भी बन गई, ऐसा दोनों तरफ बन जाता है। तो इंडिया के अंदर इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फिलहाल है बट बहुत लिमिटेड पैरेंट्स पे, कुछ आई थिंक टॉप 200 या 1000 कंपनीज जो हैं वो इस वक्त इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग करते हैं, सब लोग नहीं करते, ठीक है। तो एक तुम्हारा अब तक ये हुआ कुछ ऊपर का बेसिक जो है ना क्राइटेरिया स्ट्रक्चर की एग्जैक्टली वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अब तुम्हारा उसके बाद इंट्रोडक्शन और अभी जो इंट्रोडक्शन है ना इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स तुम्हारे सिर्फ स्पेसिफिकली इस बारे में बता रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एग्जैक्टली किस बारे में बात करता है, ठीक है, डेफिनेशन टाइप सी है। तो पहले 2 पैराग्राफ में क्या बोला, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज अ पार्ट ऑफ एन इवॉल्विंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम, इवॉल्विंग है ना, तो अब तक सब लोग फॉलो नहीं करे, इवॉल्विंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सिस्टम, दिस सिस्टम इज enabled by comprehensive frameworks and standards addressing measurements and disclosures in relation to all the capitals, appropriate regulation and effective assurance। तो ये भाषा तो याद होने से रही, राइट, बट इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज अ रिपोर्टिंग ऑफ ऑल दी फैक्टर्स ऑफ द कंपनी एज अ होल, कि हम अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल एंड द नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स, इंटीग्रेशन ऑफ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स। फर्स्ट पैराग्राफ भी थोड़ा सा औखा सा है, सेकंड पैराग्राफ फिर भी तुम्हें समझ में आएगा। देखो, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिफाइंस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एज अ प्रोसेस फाउंडेड और इंटीग्रेटेड थिंकिंग, कि आप एक चीज़ के बारे में सोचो ही मत ना, आप सोचो ही पूरी चीज़ों के बारे में इकट्ठा, राइट, कि कल को ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, आज क्या करना है, परसों क्या करना है, हर एक चीज़ को इकट्ठा करके सोचो। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो तुम, जैसे अभी हाँ कृष्ण कह रहा था घर, पूरा घर बनाया उन्होंने, राइट, तो उन्होंने एक एक चीज़ के बारे में सोचा होगा कि अच्छा हाँ यहाँ, जैसे वो तुम वॉल दिखा रहे थे तो तुमने वो पेंटिंग दिखाई और वो कर्टन दिखाए और ये सब,
तो इंटीग्रेटेड थिंकिंग क्या थी कि इनको पता है कि यहाँ पर ये खाली वेकेंट स्पेस है, पता है कि ऐसा करना है, पता है कि ठीक कैसे दिखेगा, तो तुमने खुद ही एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट करवाने की कोशिश की, इंटीग्रेटेड थिंकिंग करने की कोशिश की, कि फार फेच सोच रहे हो, ऐसा आज के लिए एक चीज़ का नहीं सोच रहे हो, एंटायरली एक तरफ से सोच रहे हो। जैसे तुम लोग घर में जैसे प्लम्बिंग का काम करवाया अगर फॉर एग्जांपल, तो द बेस्ट वे वुड बी टू नो कि घर के अंदर जो भी प्लम्बिंग वाली पाइप्स है वो कहाँ कहाँ से जा रही है। कल को अगर कोई पाइप लीक हुई तो जहाँ पर प्रॉब्लम होगी वहीं पर ही हम छेद करके वहीं से ही ठीक कर देंगे, सिर्फ पाइपिंग वाली जगहों पर छेद करना पड़ेगा, पूरी दीवार नहीं तोड़नी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या हुई, इंटीग्रेटेड थिंकिंग हुई कि आज हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हम काम आज भी अच्छा ही कर रहे हैं, हमारे काम में कमी नहीं है, पर कल को अगर हमें कुछ चाहिए होता क्या, तो हम इंटीग्रेटेड जब बोलते हैं ना, तो हम ये बोलते हैं कि हम सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसी रिपोर्टिंग करें जो हर एक चीज़ को एड्रेस कर दे। ये चीज़ फिर शेयर होल्डर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, सब लोग के लिए फ़ायदेमंद हो जाएगी। जिसको भी उस रिपोर्ट को देखना है वो उस रिपोर्ट को देखकर हर बंदा कोई ना कोई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले पाएगा, राइट। तो दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। डिफाइंस इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एज अ प्रोसेस फाउंडेड ऑन इंटीग्रेटेड थिंकिंग that results in a periodic integrated report by an organization about value creation over time and related communications regarding aspects of value creation. अरे वैल्यू क्रिएशन का क्या मतलब होता है कि मतलब वो करना, वैल्यू बढ़ेगी कंपनी के लिए, हाँ, किसी तरीके से वैल्यू बनाना। कंपनी की अब वैल्यू है ना, सिर्फ इस हिसाब से नहीं बढ़ती कि कंपनी ने ज़्यादा सेल्स कर लिए, ज़्यादा रेवेन्यू कमा लिया या प्रॉफिट कमा लिया। वैल्यू कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अगर कंपनी बोलती है कि हमने इस बार हमने बढ़िया CSR किया तो वैल्यू क्रिएशन, इस बार हमने पॉल्यूशन कम किया, वैल्यू क्रिएशन, हमारे अच्छे एम्प्लॉयज़ रिटेन हो गए, वैल्यू क्रिएशन, पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर प्रोडक्ट्स, हम लोग बायोडिग्रेडेबल सामान यूज़ कर रहे हैं, हम प्लास्टिक्स बैन कर दिए हैं, ये सारी चीज़ें सब कुछ वैल्यू क्रिएशन होता है, ठीक है। वैल्यू क्रिएशन एनीथिंग डन बाय द कंपनी टू सपोर्ट और इन द पर्व्यू और इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट या कंसर्न्स, ऐसा, ठीक है। तो कोई भी तरीके से अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो अपनी वैल्यू क्रिएट करिए। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ब्रिंग्स टुगेदर मटेरियल इन्फॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट्स इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट्स द कमर्शियल, सोशल एंड एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट विद इन विच इट ऑपरेट्स। हर एक चीज़ के बारे में हम इसे स्पेसिफिकली बना रहे हैं। Now it provides a clear and concise representation of how the organization demonstrates stewardship and how it creates value now and in the future. कि वे exactly किस तरीके से वो काम कर सकते हैं। यहाँ तक डन है। But integrated reporting isn't just a reporting process. See, है ना? It's founded on integrated thinking or system thinking or systems thinking. Integrated thinking drives an improved understanding of how value is created and enhances decision making by boards and management. अगर इतना सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह पर प्रॉपर्ली मिल जाएगी तो ऑफ कोर्स डिसीजन मेकिंग करने में भी आसानी हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने ये बोला। और उसके बाद द मोर इंटीग्रेटेड थिंकिंग इज एम्बेडेड इन डेली ऑपरेशंस द मोर नेचुरली द इन्फॉर्मेशन विल बी एक्सप्रेस्ड। जितना ज़्यादा आप इंटीग्रेटेड सोचोगे उतना ज़्यादा आपकी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग हो सकती है। अरे and external communications on this basis integrated thinking and integrated reporting are mutually reinforcing. अरे reinforcing मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लैरिटी बढ़िया। अब अगला तुम्हारा ये ना थोड़ा सा लोग बोलते ही रहेंगे इस पर, तो बाकी को रीड ही मार्क कर लेते हैं क्या, है ना। इसी के ऊपर है कि सारे इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इंट्रोडक्शन में तो सब वही सब है। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं। हाँ, कंसाइज कम्युनिकेशन इसको भी मार्क कर लो, बाकी का फिर भी तुम्हारा सेम ही है। अब कंसाइज इन कम्युनिकेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस, परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट्स, प्रेजेंटिंग ईच टॉपिक इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। द रिपोर्ट समराइजेस हाउ द ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स वैल्यू इन द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। बढ़िया, इतना काफ़ी है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज कंसिस्टेंट विद डेवलपमेंट्स इन द फाइनेंस एंड अदर रिपोर्टिंग, बट एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट also differs from other reports and communication in a number of ways. In particular, it focuses on the ability of the organization to create value in short, medium and long term. पूरा लंबा सोचते हैं and in doing so doing it has combined emphasis on conciseness, strategic focus, future orientation, connectivity, emphasizes the importance of integrated thinking with the organization. ठीक है, तो अभी वही है अभी तो लोरी जैसा हो जाएगा। यहाँ तक डन, बस यहाँ तक डन। इवोल्यूशन तो कट ही कर दो,
हाँ हिस्ट्री है। हिस्ट्री है पुरानी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, कंप्लायंस वाले CSR, ये पढ़ लेते हैं। क्या चीज़? स्ट्रक्चर? हाँ जी, ये जो ऊपर बना रखा है मैंने फिगर। हाँ कुछ नहीं, इससे करके यहाँ तक पहुँच गए हैं अभी। सही। GRC क्या होती थी? GRC की फुल फॉर्म क्या होती थी? गवर्नेंस। हमने पढ़ा है ना GRC। हाँ, CMDD में। रिस्क कम नहीं, गवर्नेंस, रिपोर्टिंग, रिस्क नहीं है, मेरे को नहीं याद है। ओए GRC की फुल फॉर्म क्या है? कुछ तो है ही। पढ़ी थी हमने। ग्रीन हाउस गैसेस। ओए नहीं वो तो कुछ तो था। गवर्नेंस वाली थी शायद मुझे। जी हाँ CMDD में पढ़ी थी हमने। गवर्नेंस, रिस्क, कंप्लायंस। रिस्क था, मेरे को लग रहा है पर याद नहीं आता। वही बात है ना। गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। कैसे बची है? पीले लग जाता है। पहली बुक का पहले चैप्टर के दूसरे तीसरे पेज पे। लास्ट में बस चैप्टर ये काफी बार है इसका। कुछ तो नहीं लिख के मिल गया। पानी तेरे पर डाला था, दिल्ली में आऊँगी। अच्छा पानी ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नॉट इम्पोर्टेंट है, बट तुम इसे मार्क कर सकते हो पैराग्राफ को। स्ट्रेट अवे प्रिंसिपल्स ही पढ़ने हैं मेन। स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग यानी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग जो होगी ना उसकी बोला ना क्वालिटी टाइप का कि कैसी होनी चाहिए, तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ही बोले हुए। तो कुछ आई थिंक 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो पहला हमने बोला स्ट्रैटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, यहीं पर ही हो ना। हाँ जी। तो पहला स्ट्रैटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन, एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट शुड प्रोवाइड इनसाइट इनटू द ऑर्गेनाइजेशंस strategy and how it relates to the organization's ability to create value in the short term, medium and long term. ठीक है, तो and its use of an effect on the capitals यानी कि वही वजह तुम्हें बोली थी ना कि वो होता है कैपिटल्स टाइप ऑफ कि फाइनेंस का कैपिटल, ह्यूमन का कैपिटल, इसका कैपिटल, राइट। तो कैपिटल हर एक नेचर का कैपिटल होगा, वो इसमें भी तुम देखोगे, GRI में भी देखोगे। और GRI बेटर अच्छे से ना GRI इस वाला जो अगले वाला रिपोर्ट है उसके अलावा तुम पिछले चैप्टर में भी उसको और अच्छे से पढ़ने वाले, तो यहाँ पर भी हम GRI ऊपर से पढ़ेंगे। पिछले के आगे एक और चैप्टर है 15th चैप्टर है आई थिंक, वो भी पढ़ना हमने, तो उसमें और अच्छे से है GRI। ठीक है, तो अब तुम्हारा स्ट्रैटेजिक फोकस एंड फ्यूचर ओरिएंटेशन है एक कि भाई तुम्हारा जो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग होगा वो स्ट्रैटेजिकली बना होना चाहिए और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बना होना चाहिए, राइट। उसके अलावा कनेक्टिविटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो एक हॉलिस्टिक पिक्चर दिखाओ। देखो हॉलिस्टिक पिक्चर यानी कि जो भी रिपोर्ट है वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे इकट्ठी करके, राइट। हॉलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कॉम्बिनेशन इंटररिलेटेडनेस एंड डिपेंडेंसीज बिटवीन द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू ओवर टाइम। आ रहा है समझ? अगला स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स, एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट शुड प्रोवाइड इंसाइट इनटू द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस रिलेशनशिप्स विद इट्स की स्टेक होल्डर्स, है ना। Insight into the nature and quality of the organization's key stakeholders, including how and to what extent the organization understands, take into account and responds to their legitimate needs and interest, right. Stakeholder relationship, एक कंपनी अपने स्टेकहोल्डर्स के साथ कैसा बर्ताव बना के रखती है और कितना उनकी विशेष को फुलफिल कर रही है, राइट। हाउ सेटिस्फाइड आर योर की स्टेकहोल्डर्स। अगला मटीरियलिटी, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में फालतू चीज़ें नहीं डालनी, should disclose information about matters that substantively affect the organization's ability to create value
अगेन ओवर शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म। कंसाइसनेस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिलायबिलिटी एंड कंप्लीटनेस should include all the material matters, both positive and negative, in a balanced way and without material error. Consistency and comparability. The information in an integrated report should be presented on the basis that is consistent over time. मतलब बार बार आप रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क, पॉलिसी, स्ट्रक्चर चेंज करते रहोगे तो कंपैरिजन बनेगा नहीं। इसलिए ही आपको कंसिस्टेंट ओवर टाइम हो एंड इन अ वे दैट enables comparison with other organizations to the extent it is material to the organization's own ability to create value over time. अरे तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आप चाह क्या रहे हो? आप ये चाहते हो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग से कि आप कंपनी का पूरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप उनको अंदाज़ा लगा पाओ कि कंपनी क्या काम कर रही है। तरीका यहाँ पर भी थोड़ा सा मेस्ड अप सा ही है, पर तुम्हें बस इतना ही जानना है कि भाई हाँ, रिपोर्टिंग इंटीग्रेटेड है, मतलब हॉलिस्टिक पिक्चर पूरी कंपनी का दिखाएगी, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सारी होगी उसके अंदर। उस वजह से आपको कंपनी का कल आने वाला जो फ्यूचर है वो भी पता लगेगा, और वो फ्यूचर है आपको कंपनी का इम्पैक्ट से पता लगता है कि कंपनी की कितनी वैल्यू क्रिएशन हो रही है, पर कितने टाइम के लिए, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म, तीनों टाइम में, कि आज से 6 महीने बाद वो कंपनी क्या प्लेस पर होगी, 2 साल बाद क्या होगी, 10 साल बाद कहाँ होगी, राइट। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आपको पूरी कंसाइज इन्फॉर्मेशन देता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देता है इन अ कंसाइज वे, राइट। उसके बाद है तुम्हारा कंटेंट एलिमेंट्स, नॉट इम्पोर्टेंट मार्क कर लो इसको, पर सिर्फ हम पॉइंट्स मार्क करें। मुझे पता नहीं है यार इतनी नॉट इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, पर है बस, फालतू टॉपिक्स हैं इसमें। ऐसे चलता रहा तो मैं सब कुछ नॉट इम्पोर्टेंट करवा दूंगी, इसलिए मेरे को भी लग रहा है कि कोई चैप्टर से आएगा ना, कितने मार्क्स का आना है इस चैप्टर में से? 20 मार्क्स है, उसमें से 15 इन दोनों में से, मतलब 7.5 जरूरी मतलब नहीं, कुछ ही होता है क्या, तो उसमें 10-12 का उसमें 2-3 का है। पर वो भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि पता भरोसा नहीं होता कि सच में 15 का ना भी आए, अगर इनका क्वेश्चन नहीं बना तो नहीं आएगा। नहीं है भरोसा, किताब पे भी भरोसा मत करो, ऐसा बोल रहे हैं। कौन? कि भाई जो मैं देख रही थी ना इधर उधर, तो यही हो रहा था, मैंने बोला कि लिखा है तो भी भरोसा मत करो। ऐसा क्यों? टेक्निकली तो वही होगा, जब बुक में लिखा है तो हम स्कैनर के हिसाब से थोड़ी जा रहे हैं, हम तो किताब के हिसाब से जा रहे हैं, फिर भी कुछ पता नहीं। क्या पता वो वाला क्वेश्चन उसमें आ हाँ जाए। जी, और हाँ जी, क्या कर कंटेंट एलिमेंट्स। चलो 8 कंटेंट एलिमेंट्स हैं दैट आर फंडामेंटली लिंक्ड टू ईच अदर एंड आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये सारे कंटेंट एलिमेंट्स आपको सारे ही लिखने पड़ेंगे, इसका मतलब दोनों सारे कंटेंट आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। पोस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, जैसे हमने वो CMRD में ऑडिट वाला नहीं पढ़ा था एक, हाँ जी, करते हैं नहीं करते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये वैसे हैं। कंटेंट एलिमेंट्स आपको ये सारे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में ये सारी चीज़ें हैं जो कंटेंट बनती है, और ये कंटेंट के हिसाब से आपके उसका मतलब पूरा स्ट्रक्चर बनेगा रिपोर्टिंग का। तो कंटेंट एलिमेंट्स इतना तुमने मार्क किया ऊपर, नॉट एक्सक्लूसिव तक। उसके अलावा अगला पैराग्राफ में मार्क कर लो, द कंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट विल डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑफ कोर्स हर इंसान का सर्कमस्टांस, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या इन्फॉर्मेशन है वो डिपेंड करेगा। द कंटेंट एलिमेंट्स आर देयरफॉर स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस रादर देन चेकलिस्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स। अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिसमें बोला कि व्हाट डज द ऑर्गेनाइजेशन डू एंड व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच इट ऑपरेट्स, राइट। उसके बाद गवर्नेंस दे दिया कि हाउ डज ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर सपोर्ट इट्स एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू इन द शॉर्ट मीडियम लॉन्ग टर्म। फिर बिजनेस मॉडल दे दिया, बिजनेस मॉडल मतलब वो B2B है या B2C है, वो क्वेश्चन आता है। उसके बाद तुम्हारा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द स्पेसिफिक रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू ओवर द शॉर्ट पीरियड लॉन्ग, ठीक है। फिर स्ट्रैटेजिक एंड रिसोर्स एलोकेशन, where does the organization want to go and how does it intend to get there. Performance, to what extent has the organization achieved its strategic objective for the period and what are its outcomes. Outlook, what challenges and uncertainties is the organization likely to encounter in pursuing its strategy and what are the potential implications. Lastly, basis of presentation, how does the organization determine what matters
to include in the integrated report and how are such factors quantified or evaluated, right? तो बस कंटेंट कुछ है, उसके बाद हमारा बेनिफिट्स है, इसके पॉइंट्स ही नहीं रखा। यहाँ बस ये पॉइंट्स ही पढ़ लेते हैं, फिर बाकी का कंटेंट पे रीड देख लेना। Encouraging organization to think in an शाबाश, clearer articulation of strategy and business model। अगर आप आर्टिफिशियल मतलब ऐसे ले डाउन करना चीज़ों को, कि अगर आपने इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बना दिया ना तो आपके खुद का बिजनेस मॉडल भी ना क्लियर हो जाएगा। जैसे तुम अगर प्रॉपर टू डू लिस्ट बना लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ मैं पहले ये काम करता हूँ फिर वो काम करता हूँ तो मेरा इतना काम इतने टाइम में खत्म होगा। आर्टिकुलेट करना मतलब फैक्ट्स को ले डाउन करना इस तरीके से कि तुम्हारा एंटायर बिजनेस मॉडल क्लियर दिखेगा। आ रहा है? उसके बाद अ सिंगल रिपोर्ट दैट इज इजी टू एक्सेस, क्लियर एंड कंसाइज। क्लियर एंड कंसाइज। फिर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, right? Then you have linking of non-financial performance more directly to the business, better identification of risk and opportunities, improved internal process leading to better understanding of the business and improved decision making process। सही, कुछ ऐसा था जो नहीं आया समझ? सही। अब इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बोल तो रही आगे वही करने का, ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेनिफिट्स बता दी। अब चैलेंजेस आगे, कि बोल तो रहे हो पर इतना सौखा काम थोड़ी है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट करने के लिए तो आपको एक बंदा ही रखना पड़ेगा जो ये वाला काम करे। बिजनेसेस के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी रिपोर्टिंग कर पाते हैं, राइट? तो इसीलिए ही इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के लिए जो डेटा इकट्ठा करना है, जो काम करना है, वो सारे काम को अलग टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसके लिए भी पैसे लगेंगे, राइट? तो वो सारी चीज़ों को भी उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी चैलेंजेस पोजेस करता है और हर इंसान ये काम कर भी नहीं सकता, राइट? इसलिए बस ये बेसिक चीज़ें हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और व्हाट आर द डिफिकल्टीज वाल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। तो पहला, द क्रिटिकल चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज कन्वर्टिंग द ट्रेडिशनल रिपोर्ट दैट इज ओनली कंसर्न्ड विद फाइनेंशियल टर्म्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू क्रिएशन। पहले तो कन्वर्ट करना, एक रिपोर्ट जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बता रही थी उसको इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में कन्वर्ट करना ही औखा काम है। कन्वर्जन तो देखा जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। So the conventional report is very lengthy, so it is challenging to make it concise। दूसरी बात जो बोल रहे थे ना कि कंसाइज रिपोर्ट बनाओ, अरे आपने दुनिया की इन्फॉर्मेशन मांग ली फिर हम उसको कंसाइज बनाए कैसे? तो एक चैलेंज वो हो गया कि पूरी बुकलेट बनती है ये, ठीक है। ऑल्सो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग इज कंप्लायंस बेस्ड रिपोर्टिंग विच इज डिफिकल्ट फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रिपेयर। इतना नॉलेज नहीं होता लोगों को, राइट? उसके अलावा another limitation of integrated reporting is it doesn't provide detailed information. Also, it includes non-financial information due to which it is more time consuming to prepare. It requires high expertise for understanding this report because it is a concise report explaining the matters in a summary। सब समझ आ रहा है? उसके अलावा describing company's business model in relation to framework is one of the hardest aspects to implement because of the framework's capital based approach। कैपिटल बेस्ड तुमको मैंने अगेन कैपिटल्स अलग अलग टाइप ऑफ कैपिटल्स डिफाइन है, ठीक है? हर एक एस्पेक्ट को हम अलग अलग डिफाइन करने वाले, इसलिए कंसाइजेस इज ऑल्सो चैलेंजिंग व्हेन रिपोर्ट्स वांट टू इंक्लूड न्यू इन्फॉर्मेशन ईदर टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स और बिकॉज एडिशनल कंटेंट कुड बी हेल्पफुल टू द रीडर्स। मेनी रिपोर्टर्स फाइंड कंसाइजनेस डिफिकल्ट एज दे ट्राई टू प्रोवाइड सफिशिएंट कंटेक्स्ट टू हेल्प रीडर्स अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। Few other challenges include lack of standardization, reluctance in disclosing sensitive information, lack of importance of non-financial information, associated cost reporting, etc. बढ़िया। अभी तुम्हारा GRI आ गया, ग्लोबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसमें ना तुम ऐसा करो, वैसे GRI है, मैं पहले सोचती थी इसको दूसरे चैप्टर में ही पढ़ ले, पर पढ़ ही लेते हैं अभी, रीड तो करना है, समझ तो आ ही जाएगा, राइट? वो पढ़ लेते हैं और फिर हमारे फिर ख़त्म हो जाएगा ना चैप्टर, नहीं तो लटक जाएगा।
अगला GRI is an organization that provides a framework for sustainability reporting that can be used by all types of organizations. Its guidelines on sustainability reporting are widely used. ठीक है, GRI एक इनिशिएटिव, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो आपको बताता है कि आपको किस हिसाब से सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, राइट? ये चीज़ सब लोग यूज़ कर सकते हैं. मोस्टली इट इज़ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग दैट कैन बी यूज बाय ऑल टाइप्स. बढ़िया. उसके बाद GRI इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट हेल्प्स बिजनेसेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर इम्पैक्ट by providing them with the global common language to communicate those impacts. ठीक है, अगला पॉइंट समझ में आया. GRI क्या है? एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है बिजनेसेस को कि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अपनी रिपोर्टिंग वो इस तरीके से बनाए कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, एक कॉमन लैंग्वेज में बनाए जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो. आ रहा है, right? GRI was formed by the United States-based non-profit coalition for environmentally responsible economies and Dallas Institute with the support of the चलेगा. तो मेन US-based non-profit coalition of environmentally responsible economies, इतना फर्स्ट लाइन चलेगी. उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आ जाओ. GRI's mission is to make sustainability reporting standard practice by providing guidance and support that enables organizations to report transparently and accountably as drivers of the transition to a sustainable global economy. As GRI grew, the reporting system was broadened to include social, economic and governance issues. ESG वाले issues को include करने के लिए बोला गया. यहाँ तक समझ में आ रहा है? GRI standards for reporting. GRI के standards हैं कुछ reporting के जो बोलते हैं they allow organizations to publicly report the impacts of their activities in a structured way that is transparent to stakeholders and other interested parties. ठीक है, कुछ अलग इसमें है, अभी तक मेरे को लगा नहीं है बताने के लिए, पर ठीक है. 3 series of standards support the reporting process. GRI topic standards each dedicate to a particular topic and हाँ, टॉपिक स्टैंडर्ड्स यानी कि आपको एक अलग अलग टॉपिक दे दिया गया कि ये टॉपिक पर आप उस जगह पर लिखो ताकि क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी और कुछ नहीं, राइट? और सेक्टर स्टैंडर्ड्स दे दिया टू स्पेसिफिक सेक्टर कि हर एक कंपनी जो इस सेक्टर में काम करती है उसको ये वाली चीज़ों का ध्यान देना है. तो GRI के टॉपिक्स दे दिए स्टैंडर्डाइज करने के लिए, सेक्टर वाइज दे दिया कि ताकि कंसाइज इन्फॉर्मेशन हो जाए, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हो जाए. और उसके अलावा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स विच अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, तो टीम टाइप के स्टैंडर्ड्स दिए, सेक्टोरल, टॉपिक और यूनिवर्सल. सेक्टोरल, टॉपिक और यूनिवर्सल. हाँ, मतलब टॉपिक, सेक्टर, यूनिवर्स. बढ़िया. उसके बाद इन्होंने उसी चीज़ को वापस और समझाया है. यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. तो जरूरी तो नहीं लग रहा. अगर चैप्टर पढ़ना है अगर तो दूसरा वाला खा ले, वो खा ले, मिंट. पानी तो पी रहा हूँ मैं. जीरा मेथी वाला खा कर आ गई कौन है? खाना ही वो खाने मेरे फेवरेट ड्राई फ्रूट्स. छोड़ तो सही. अब खुद नहीं आ रही नहीं सुनना हो रहा. मैं तो खाते रहता है किसी खा लो. मैं अभी नहीं, बाद में. इसका फ्लेवर मिक्स करते एकदम से
फ्लूट को ऐसा। ट्राई कर रखा बस बेरी वो है, ये तो बेरी है। टेस्ट करे लो क्या क्या है। चलो साथ साथ करते हैं। बढ़िया। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं पहले जो अप्लाई टू ऑल। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स में पहला ये फाउंडेशन दिया हुआ है तुम्हारे, वो 2021 वाली है। कौन सा? आउटलाइन द पर्पस ऑफ द GRI स्टैंडर्ड्स, क्लैरिफाइज क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स। ये रहने दो यार। मौसमी आई, यहाँ पे मौसमी आई आपको एक बार खा। GRI सेक्टोरल स्टैंडर्ड्स ऐसे नहीं, लिख आ जाएगा। मेरी बुद्धि के उसको दे दो, वो फेंक दो। उल्टे काम को ढक्कन में और उनको ढक्कन पास। कहाँ फेंक रहा है? अब और कहाँ से? अरे तो इसे उज्जैन ना। हाँ भी है, राम की जादू में राम। बहुत ज़्यादा मतलब हुई। मेरे को भी नहीं मिल रही। अरे कुछ उठाई थी मैंने, ये रही, ये आ गई अच्छी नींद में प्रॉपर मौसम में जादू। कितने फल फ्रूट खा रहे हैं मतलब। अंडरस्टैंडिंग पे आ गए हैं अगले पेज पे। अंडरस्टैंड करते। अरे 30 ये वाला गाना एक ही पेज पर टान था। मतलब इसमें से पॉइंट से पढ़ने से So GRI offers 30 environmental performance indicators. GRI offers 30 environmental performance indicators that should be used as a part of the environmental sustainability report. These performance indicators are divided into 9 primary categories. कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया? GRI बेसिकली देखो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में बात करता है, राइट? और उसने 9 प्राइमरी कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया, जिसके अंदर से बोला एक मटेरियल, एनर्जी, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, एमिशन, एफ्लुएंट वेस्ट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंप्लायंस, ट्रांसपोर्ट एंड ओवरऑल। तो ये सारे अलग अलग में बाइफरकेट किया हुआ है। मेरे को सब ये नहीं ये मौसम में ये ऊपर लाइट है। ये मेरे को पता नहीं लग रहा है। नहीं खाया तो बहुत सब मिठा है इसमें, मैं नहीं खा रहा। फ्लेवर ये क्या है? पता नहीं ना। रिवर में आपको जोर से फेंकना यार, इसकी वीडियो बंद कर दो फिर। सबका टेस्ट है। मेरे को यही पसंद आई सबसे। ऑरेंज रेड वाला ये तो बेरीज पसंद है इसको। मेरे को भी। हाँ मुझे मौसमी पसंद है। मतलब ऐसा हो गया कि शुरू है। तो क्या है? ये भी है ना? ब्लैक करें? नहीं है, वो है जो मैं चॉकलेट नहीं खरीदी हूँ। अच्छा एक सेकंड, ये खत्म कर देना फिर ब्रेक लेते हैं। ये तुम्हारा 9 पॉइंट्स जाना है। फिर रिपोर्टिंग प्रोसेस अंडर GRI फ्रेमवर्क कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट है, हर एक चीज़ के बारे में बता देता है ना? वो सब हो गया। उसके बाद आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग इम्पैक्ट। GRI ये भी स्पेसिफिकली हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो इम्पैक्ट्स हैं कि क्या अगर आपने कम वैल्यू क्रिएशन किया है तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो सिर्फ फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स काम के हैं। आइडेंटिफाइंग इट्स इम्पैक्ट एंड असेसिंग द सिग्निफिकेंस इन, एक सेकेंड ये नॉट इम्पॉर्टेंट मार्क कर दो और रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर्स पे आ जाओ। ठीक है, GRI में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? सिर्फ वो बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर वो फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स स्टैंडर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग होते हैं। 3 टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं, टॉपिक, यूनिवर्सल और सेक्टोरल। वो तीनों स्टैंडर्ड्स में डिवाइडेड है। अंडरस्टैंडिंग में हमने बोला कि 30 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स वो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो सारे देख लिए कि एनवायरनमेंट वालों में इन 9 में कैटेगरीज में
डिवाइड किया, उस हिसाब से रिपोर्टिंग होती है। फिर तुम्हारा ये नहीं रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर्स वाला टॉपिक, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डिटरमाइंड इट्स मटेरियल टॉपिक्स नीड टू गैदर रेलेवेंट डेटा to report specific information about on each topic, right? कि जो भी relevant topic है उस पर specific information, topic is a sectoral standard list specific disclosure from the topic standards identified for reporting on the topic by an organization is sector, where relevant additional disclosures specific to the sector are included. Specifically what does this mean is easily कि अगर हम reporting disclosures कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई भी तरीके का रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर कर रहे हैं तो हम ये बोलेंगे कि हर एक मटेरियल टॉपिक्स को हर एक मटेरियल टॉपिक पर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गैदर करके उस स्पेसिफिक एरिया में तरीके से आप लिखा जाए बस। तो सर्टन इन्फॉर्मेशन बाकी, अगर जैसे मान लो कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप वो टॉपिक एंटायरली ओमिट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अलाउड, बट यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन कि क्यों हमने वो चीज़ को ओमिट किया गया है, ठीक है, एक्सप्लेन करके ओमिट कर सकते हो। यहाँ तक डन। फिर रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद GRI स्टैंडर्ड्स लिखा है ना, कट कर दो, नेविगेटिंग द रिपोर्ट ऊपर वाला कट कर दो, पॉइंट्स पढ़ने हैं। GRI रिपोर्टिंग इज ब्रोकन डाउन इनटू 5 स्टेप प्रोसेस। पहला प्रिपेयर बोला, प्रिपेयर रिपोर्ट नहीं, प्रिपेयर अपने मन को भी, हाँ प्रिपेयर अ टीम, प्रिपेयर अ विजन की रिपोर्ट कैसे बनानी है, ठीक है। रिपोर्ट तो प्रिपेयर करने के स्टेप्स है ना ये, पहले मन बनाओ, टीम बनाओ, दिमाग बनाओ और विजन बनाओ कि रिपोर्ट कैसे बनानी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में बोला कनेक्ट कंपनीज आइडेंटिफाई होल्ड मीटिंग सेट प्रायोरिटीज, आपस में मिलके बात करके सब क्लैरिटी करो। फिर थर्ड डिफाइन द रिपोर्टिंग टीम सिलेक्ट्स इश्यूज फॉर एक्शन एंड रिपोर्टिंग एज वेल एज डिसाइड्स ऑन द रिपोर्ट कंटेंट कंसाइज करके इकट्ठा किया। फिर मॉनिटर, द रिपोर्टिंग टीम मॉनिटर्स एक्टिविटीज एंड रिकॉर्ड डेटा and record data, checks processes and systems and ensure quality of information। बढ़िया। उसके बाद रिपोर्ट आ गई, बढ़िया। अब इसको पॉज कर ले, BRSR पे शुरू करते हैं। पॉज करेगा, पॉज भी करना है, ये पूरा ही कर देते हैं ना 2 मिनट, वो वीडियो बहुत लंबी है, वो नहीं होती अपलोड, पॉज नहीं, स्टॉप वीडियो खत्म कर बंद कर दे, बंद कर